हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज है 3 जून और 3 जून के सारे टॉप करंट अफेयर्स विथ मैप एंड जीएस के फैक्ट्स, अलग से लगभग 300 जीएस के फैक्ट्स हम लोग रिवीजन करेंगे, जिसमें हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी कुछ भी हो सकता है। तो जीएस रिवीजन करना बहुत ज़रूरी है क्योंकि एग्जाम्स पास आ रहे हैं। ठीक है, ये हमारी फेसबुक आईडी है। जिन लोगों को भी करंट अफेयर्स की पीडीएफ परचेज करनी हो वो यहाँ मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किस राज्य में जल जीवन मिशन के लिए 455 करोड़ की मंजूरी दी गई है? विच स्टेट हैज़ अनाउंस्ड 455 करोड़ फॉर जल जीवन मिशन? ये जल जीवन मिशन क्या है? तो क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है कि टैप वाटर के लिए, टैप वाटर सर्विस के लिए, मतलब आप जो देखते होंगे गांव में घर घर तक नल जा रहा है और उसके थ्रू पानी प्रोवाइड किया जा रहा है, फ्रेश वाटर पीने के लिए। तो ये मिशन है जल जीवन मिशन, जो काफ़ी मतलब फ्रेश रहता है क्योंकि बहुत गहराई से पानी आता है। ये सच्चाई मैं बता रहा हूँ। ठीक है, तो ये मिशन शुरू किया गया है छत्तीसगढ़ सरकार में और उसके लिए 455 करोड़ भी आवंटित किए गए हैं। छत्तीसगढ़ की राजधानी क्या है? नया रायपुर। ठीक है, छत्तीसगढ़ जो राज्य है उसके सीएम और गवर्नर आपको याद होना चाहिए। सीएम का नाम आप लोगों को कमेंट करके बताना है क्योंकि मैंने पढ़ाया भी है। और गवर्नर जो है वो है अनसुईया उइके। अनसुईया उइके। राजस्थान, बिहार और उत्तर प्रदेश, इन सब के बारे में स्पेशल चीज़ आज हम लोग मैप में देखने वाले हैं। और मैप से ज़रूर पढ़िए क्योंकि इसी से क्वेश्चन आते हैं और जल्दी याद होता है। आपको अगर रिवीजन करने में दिक्कत हो रही हो तो मैंने मैप सीरीज स्टार्ट किया है ज्योग्राफी का, अगर उससे आप पढ़ते हैं तो आपको इजीली याद हो जाएगा। देखिए दोस्तों, मैंने उस दिन पूछा था कि कांडला पोर्ट का नया नाम क्या है, तो बहुत लोगों ने बहुत अलग थलग नाम बताए थे, लेकिन इसका सही नाम होगा दीनदयाल उपाध्याय पोर्ट ट्रस्ट। ठीक है, भारत का ये सबसे पहला, तो बता दूं कि ये जो है कांडला बंदरगाह, ये है ज्वारीय बंदरगाह। ठीक है, सेकेंड थिंग है, ये पहला एक्सपोर्ट प्रमोशन जोन बना था भारत का। एक्सपोर्ट प्रमोशन जोन सबसे पहला, कई बार एग्जाम में पूछा भी गया है। नेक्स्ट है, ये है गुजरात स्टेट में, आपको ये ध्यान रखना है। देखिए हम लोग जो 12 और एक लास्ट में 13 मेजर पोर्ट बने हैं उनको सिर्फ याद करेंगे। ठीक है, क्योंकि माइनर पोर्ट से बहुत कम सवाल पूछे गए हैं, कुछ कुछ माइनर से सवाल पूछे जाते हैं। अब बात करते हैं मुंबई से। तो मुंबई में जो है एक मुंबई पोर्ट है और दूसरा है JNPT, जवाहरलाल नेहरू पोर्ट। जवाहरलाल नेहरू पोर्ट क्यों बनाया गया था? ये आर्टिफिशियल पोर्ट है और जब पाकिस्तान अलग हुआ तो उनकी कराची पोर्ट चली गई थी उन्होंने उनके साथ, तो उसके कमी को पूरा करने के लिए जवाहरलाल नेहरू पोर्ट बनाया गया। नेक्स्ट था गोवा। गोवा में मार्मागांव पोर्ट है, आपको याद रहना चाहिए। मैंगलोर पोर्ट कहाँ है? कर्नाटक में, और ये आयरन ओर के एक्सपोर्ट के लिए फेमस है। कोची जो पोर्ट है वो है कहाँ पे? तो कोची पोर्ट है केरल में। और केरल भारत का एक ऐसा स्टेट है जहाँ 4 इंटरनेशनल एयरपोर्ट हैं। तो ये बहुत डेवलप्ड स्टेट है इतने छोटे से एरिया में भी। ठीक है, नेक्स्ट है तूतीकोरिन, आपको यहाँ दिख रहा होगा। तूतीकोरिन, एन्नौर और चेन्नई, 3 पोर्ट हैं, 3 बंदरगाह हैं तमिलनाडु में। प्लीज़ इन तीनों को याद रखिएगा, तूतीकोरिन, एन्नौर और तीसरा क्या है? चेन्नई। ये आपको याद रखना है। आंध्र प्रदेश में कौन सा पोर्ट है? तो ये विशाखापत्तनम पोर्ट है। अच्छा, एक चीज़ मैं आपको बता दूं, मैंने इस पे वीडियो भी ला दिया है। विशाखापत्तनम जो है ये भारत का नया एक रेलवे जोन बना है। ठीक है, रेलवे जोन बना है, उसका नाम क्या है? साउथ कोस्टर्न रेलवे। उसका हेडक्वार्टर है विशाखापत्तनम। तो विशाखापत्तनम पोर्ट भी है। और नेक्स्ट है पारादीप। पारादीप जो है ये है उड़ीसा में। हल्दिया कहाँ है? तो ये है वेस्ट बंगाल में। साथ ही साथ कोलकाता भी जो पोर्ट है वो है वेस्ट बंगाल में। अब एक चीज़ और मैं बता दूं, कोलकाता पोर्ट है, इसका नाम बदल के कर दिया गया है क्या? श्यामा प्रसाद मुखर्जी पोर्ट। क्यों? क्योंकि इसके 150 साल पूरे हो गए थे। तो ये रिसेंट की ही करंट अफेयर्स की सवाल है। तो इतने फैक्ट्स आपको याद रखने चाहिए। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निसर्ग चक्रवात कहाँ आया है? निसर्ग चक्रवात महाराष्ट्र, गुजरात या दोनों? तो निसर्ग चक्रवात जो है ये अरब सागर में उत्पन्न हुआ है। 2 चीज़ें आपको ध्यान रखनी है, चक्रवात किस रीजन से उत्पन्न होता है, किधर टकराता है। तो निसर्ग चक्रवात उत्पन्न होता है अरब सागर से, महाराष्ट्र और गुजरात में। सबसे पहले ये महाराष्ट्र में 3 जून को टकराएगा। ठीक है, इसके पहले अम्फान आया था। अम्फान जो है बंगाल की खाड़ी में शुरू हुआ और ये जो है उड़ीसा,
वेस्ट बंगाल पे सबसे ज़्यादा इसने असर अपना दिखाया था, उड़ीसा को बहुत परेशान किया था। तो दो चीज़ें आपको याद रखनी है, किस रीजन में, आपको पता है ये है इंडिया, तो इधर है अरब सागर और इधर है अंडमान बंगाल की खाड़ी। तो इधर है अंडमान निकोबार, इधर है भी, तो अंडमान निकोबार जो है वो बंगाल की खाड़ी में है और अरब सागर में है जो ये दूसरा द्वीप है लक्षद्वीप द्वीप समूह। इस पे मैंने अलग से वीडियो बनाया है, अगर आपने वो नहीं देखा है तो दोनों द्वीपों से जो सवाल पूछे जाते हैं उस पे मैंने अलग से वीडियो बनाया है, आपको वो देखना चाहिए। ठीक है दोस्तों, अब थोड़ा महाराष्ट्र और गुजरात के नेशनल पार्क्स हम लोग देखेंगे जो कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा जरूरी हैं। ठीक है, तो महाराष्ट्र में है चंदोली, गुगामाल, नावेगांव, संजय बोरीवली, तडोबा और पेंच, ये सारे नेशनल पार्क हैं महाराष्ट्र में। गुजरात का तो आपको याद भी होगा, मैंने कई बार बताया, ब्लैक बक, गिर, मरीन और वंसदा। तो ये नेशनल पार्क हैं गुजरात के। महाराष्ट्र में अजंता एलोरा की गुफाएं हैं, एलिफेंटा की भी गुफाएं हैं, कहाँ, महाराष्ट्र में। और अगर बात करें तो भोर घाट है महाराष्ट्र में, भोर घाट पूछा जाता है। पाल घाट है जैसे केरल, तमिलनाडु और कर्नाटका के जोन में, उसी तरीके से भोर घाट है महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र के नासिक से एक बहुत इंपॉर्टेंट नदी निकलती है, उसका नाम क्या है, कृष्णा। ठीक है, कृष्णा नदी निकलती है महाबालेश्वर महाराष्ट्र से। तो इतनी इंपॉर्टेंट चीज़ें आपको ध्यान रखनी चाहिए। ठीक है दोस्तों, तो चलिए वीडियो को लाइक कर दीजिए और लाइक करने के साथ आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तेलंगाना स्टेट इस्टेब्लिशमेंट डे, तेलंगाना राज्य की स्थापना दिवस कब मनाई गई, 2 जून, 15 नवंबर, 1 जून या फिर 1 मई। तो तेलंगाना राज्य आपको पता ही है भारत का उस समय मतलब 2 जून 2014 को 29वां राज्य बना था। ध्यान से सुनिए, 2 जून 2014 को 29वां राज्य तो बना था, लेकिन फिर उसके बाद जम्मू एंड कश्मीर का विघटन किया गया और 2 यूनियन टेरिटरी में बांटा गया। तो ये होता है 31 अक्टूबर 2019 को। तो फिर से भारत में हो जाते हैं 28 राज्य और यूनियन टेरिटरी हो जाते हैं कितने, बताइए। अभी हैं करेंटली 8 यूनियन टेरिटरी। अब इसमें बहुत लोग कंफ्यूज हैं, कैसे 8 है भैया, तो पहले तो ज़्यादा थे, पहले 7 थे, अब 2 और बढ़ गए तो हुए ना 9, ऐसा नहीं है। दादर एवं नागर हवेली एवं दमन एवं दीव, इसकी स्थापना जो है दोनों को एक कॉमन यूनियन टेरिटरी बना दिया गया है 26 जनवरी से। ठीक है, इसी साल के 26 जनवरी से दोनों को एक यूनियन टेरिटरी बना दिया। तो 7 से इधर हो गए 6 और 2 जम्मू एंड कश्मीर लद्दाख रीजन बना। अब जम्मू एंड कश्मीर के पहले लेफ्टिनेंट गवर्नर बने थे GC मुर्मू। ठीक है, और अगर लद्दाख रीजन की बात करें तो वहाँ के लेफ्टिनेंट गवर्नर बने थे, उनका नाम था RK माथुर। तो ये आपको पता होना चाहिए, जो RK माथुर हैं ये लद्दाख रीजन के हैं। अभी चाइनीज़ एग्रेशन की वजह से लद्दाख, जम्मू कश्मीर, सिक्किम में सेना को काफ़ी तैनात किया जा रहा है। तो आपको ये ध्यान रखना चाहिए कौन सा दर्रा और कौन से लोकेशन में कौन सा राज्य कहाँ पे है। ठीक है, तो अगले मैप में हम लोग देखेंगे कि भारत की बाउंड्री चाइना से कितनी लगती है, पाकिस्तान से कितनी लगती है। अभी अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इससे पहले वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें, लाइक बटन को दबाएं, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ आप बेल आइकन जरूर दबा दें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, चैंपियंस पोर्टल लॉन्च्ड फॉर। चैंपियंस पोर्टल एक लॉन्च किया गया है माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा। ये लॉन्च किस सेक्टर के लिए किया गया है, ये सवाल जरूरी है। ठीक है, MSME, एजुकेशन, स्टील। तो बताइए इसमें जो है चैंपियंस पोर्टल लॉन्च किया गया है MSME सेक्टर। MSME क्या होता है, मीडियम स्मॉल एंड इंटरप्राइजेज के लिए ये लॉन्च किया गया है। ठीक है, माइक्रो, मीडियम एंड स्मॉल इंटरप्राइजेज के लिए ये MSME सेक्टर के लिए लॉन्च किया गया चैंपियंस पोर्टल। आपको ये ध्यान रखना है कि इसे लॉन्च किया है नरेंद्र मोदी ने और ये लॉन्च किया गया किसके लिए, MSME के लिए। नेक्स्ट है, हमारे अभी जो MSME के एक तरीके से मिनिस्टर अगर हैं, कौन है, मैंने कई बार बताया भी है, आपको वो ध्यान रखना चाहिए। नेक्स्ट है, अ प्रोग्राम लॉन्च्ड फॉर यूथ। देखिए युवाओं के लिए एक नया प्रोग्राम लाया गया है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का नया प्रोग्राम यूथ के लिए जो लाया गया है उसका नाम क्या है, क्योंकि पिछली बार एग्जाम में एक जो फाइनेंस मिनिस्ट्री थी उसके ट्विटर हैंडल पे सवाल आया हुआ है इंट्रेंस में, मैंने देखा था। तो हो सकता है कि इस तरीके के सवाल जो हैं प्रोग्राम के नेम जरूर पूछ दिए जाएं, तो ऐसी संभावना है। तो देखिए ऑप्शन, रिस्पॉन्सिबल AI फॉर यूथ, AI फॉर यंग, यंग AI फॉर इंडिया,
तो इसमें राइट ऑप्शन आपको याद रखना है रिस्पॉन्सिबल AI फॉर यूथ, ये जो है इसका राइट आंसर है। इस प्रोग्राम को लॉन्च किया है हमारे IT मिनिस्टर रविशंकर प्रसाद ने। रविशंकर प्रसाद पटना साहिब से MP हैं और ये हमारे टेलीकॉम मिनिस्टर हैं, साथ ही साथ ये अभी कानून एवं न्याय मंत्री भी हैं। ठीक है, आपको इतनी चीज़ें याद रखनी है। जितने भी इंपॉर्टेंट मिनिस्टर हैं उनका नाम हमें याद रखना चाहिए। वर्ल्ड मिल्क डे, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, मिल्क डे पे है। वर्ल्ड मिल्क डे, दुग्ध दिवस, ये कब मनाया गया? तो आपको ये तो पता होगा कि ये 1 जून को मनाया गया, मैंने 2 दिन बताए भी हैं पिछले 2 दिनों। लेकिन इसका थीम क्या है? थीम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है, तो जो भी इसका थीम है आपको कमेंट करके बता सकते हैं आप। इसके अलावा 1 जून को ग्लोबल डे ऑफ पेरेंट्स भी मनाते हैं। ठीक है, फिर बात करेंगे जून महीने के और भी दिन को, जैसे कि इंटरनेशनल डे ऑफ इनोसेंट चिल्ड्रन विक्टिम ऑफ एग्रेशन। इनोसेंट चिल्ड्रन जो विक्टिम है किसके, एग्रेशन के, तो उनके लिए दिवस मनाया जाता है 4 जून को। वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे मनाया जाता है 5 जून को। ओशियन डे, समुद्र दिवस, मनाया जाता है 10 जून को। फादर्स डे की बात करें तो ये मनाया जाता है 3rd संडे ऑफ जून। तो ये हर साल अलग अलग होगा, इस बार देखते हैं कौन से दिन को होगा। फिर होता है वर्ल्ड एल्डर अब्यूज़ डे, जो बुजुर्ग लोग हैं उनके जो अब्यूज़ मतलब होता है उनको परेशान करना, उन्हें एक तरीके से प्रताड़ित करना, उनके अगेंस्ट में जो दिवस है वो है 15 जून को। ठीक है, मैं इसलिए थोड़ा सा इंटरेस्टिंग तरीके से बताता हूँ ताकि आपको याद हो। अब देखिए, एक डे है वर्ल्ड डे टू कॉम्बैट डेजर्टिफिकेशन एंड ड्रॉट। तो ड्रॉट मतलब होता है सूखा, डेजर्टिफिकेशन मतलब होता है मरुस्थलीकरण। तो आप सीधा याद रखो कि मरुस्थलीकरण का जो दिवस है वो है 17 जून को। मरुस्थलीकरण का जो दिवस है वो क्या है, 17 जून को। और प्लीज़ रिपीट विथ माई सेल्फ, मेरे साथ आप लोग रिपीट कीजिए। ठीक है, अब बात करते हैं हम लोग वर्ल्ड रेफ्यूजी डे। रेफ्यूजी डे है 20 जून को। कब है, 20 जून को। 21 जून को तो मैंने बताया ही इंटरनेशनल डे ऑफ योगा है। और योगा डे की पहले योगा डे सेलिब्रेट शुरू हुई थी कब, 2015 से, और इसे भारत ने ही प्रपोज किया था योगा डे को। तो ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। योगा के बारे आप लोग जो भी जानते हो ज़रूर बताइए मुझे। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ें आपको याद रखनी चाहिए। 23 जून को मनाया जाता है UN पब्लिक सर्विस डे। यूनाइटेड नेशंस का पब्लिक सर्विस डे मनाया जाता है 23 जून को। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, इससे पहले वीडियो को लाइक जरूर कर दें। मेंस्ट्रुअल साइकिल के बारे में अवेयरनेस फैलाने के लिए यूनिसेफ ने किसे चुना है? अपना ब्रांड एम्बेसडर मेंस्ट्रुअल साइकिल, आपको पता ही है कि ये गर्ल्स में और या फिर औरतें जो हमारी घर में भी होती हैं, और ये एक नेचुरल प्रोसेस है। और इसके बारे में अवेयरनेस फैलाने के लिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा एक तरीके से सोसाइटी में टैबू रहता है। ठीक है, इसके बारे में अवेयरनेस फैलाने के लिए यूनिसेफ ने मानुषी चिल्लर को चुना है। मानुषी चिल्लर ये इंडिया से हैं और ये भूतपूर्व मिस वर्ल्ड रह चुकी हैं। तो इस बार के मिस वर्ल्ड और मिस यूनिवर्स कौन है? तो मिस यूनिवर्स हैं जोजी बिनी टुंजी। ठीक है, और मिस वर्ल्ड है टोनी एन सिंह। ये हैं इस बार के मिस वर्ल्ड। तो दोनों आपको याद रखना चाहिए, टोनी एन सिंह है जमाइका के, और जोजी बिनी टुंजी जो हैं ये हैं मिस यूनिवर्स। ठीक है, पीवी सिंधु आपको तो पता ही है, पीवी सिंधु जो है इंटरनेशनल बैडमिंटन फेडरेशन का मतलब नंबर 1 अव्वल दर्जे पे हैं अभी, और ये खिताब जीतने वाली ये पहली भारतीय हैं। ठीक है, तो इतनी चीज़ें आपको याद रखनी चाहिए। इंटरनेशनल चाइल्ड प्रोटेक्शन डे ये कब मनाया गया? तो इंटरनेशनल चाइल्ड प्रोटेक्शन डे ये मनाया गया 1 जून को। ठीक है दोस्तों, 1 जून को मनाया गया इंटरनेशनल चाइल्ड प्रोटेक्शन डे। 1 जून को मैंने बताया वर्ल्ड मिल्क डे मनाया गया, जिसका थीम आप लोगों को कमेंट करके बताना है। नेक्स्ट है, इसके अलावा ग्लोबल डे ऑफ पेरेंट्स भी मनाया गया 1 जून को। बाकी जून के दिवस मैंने डिस्कस कर लिए हैं। पीएम कार्यालय में अतिरिक्त सचिव किसे नियुक्त किया गया है? एस गोपाल कृष्णा, पीके कृष्णा, पीयूष श्रीवास्तव। तो ये नियुक्त किए गए हैं एस गोपाल कृष्णा। ठीक है, एस गोपाल कृष्ण को अतिरिक्त सचिव नियुक्त किया गया है। ठीक है दोस्तों, तो ये एक बात आपको ध्यान रखनी है। चलिए, वीडियो को लाइक जरूर करते रहिए, और चैनल पे पहली बार हैं तो सब्सक्राइब जरूर करिए। G7 की मीटिंग कब होगी? अब ये G7 क्या है, मैंने कल ही बताया था। G7 की मीटिंग अभी पोस्टपोन्ड हो गई है, ये होगी सितंबर में। G7 की स्थापना हुई थी 1975 में, और दुनिया के जितने भी विकसित देश हैं जैसे कि जर्मनी, फ्रांस,
जापान, इंग्लैंड, अमेरिका, इन सबों का ये समूह है। आपको ध्यान रखना डेवलप्ड कंट्रीज, ठीक है। इंडिया इसका मेंबर नहीं है। इंडिया मेंबर है G20 का। G20 की स्थापना हुई थी 1999 में, ठीक है। तो इसी के साथ साथ जो वर्ल्ड की कुछ एजेंसीज हैं, जैसे ऊपर मैंने यूनिसेफ की बात की थी, उसी तरीके की जितनी भी एजेंसीज हैं सबका हम लोग याद कर लेते हैं कौन हेडक्वार्टर कहाँ पे है, ठीक है। सबसे पहले तो शुरू करते हैं ब्रिक्स से। ब्रिक्स आपको पता ही है, बी से होता है ब्राज़ील, रसिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका। इसकी स्थापना 2006 में हुई थी। 2010 में साउथ अफ्रीका की एंट्री होती है। इसका हेडक्वार्टर है संघाई, चाइना में। यूरोपीय यूनियन, जिससे अभी ब्रिटेन अलग हुआ है, ये बहुत ज़्यादा न्यूज़ में है, तो इसका हेडक्वार्टर आपको याद रखना चाहिए, बेल्जियम की राजधानी है ब्रुसेल्स में, ठीक है। एक जो है आपको पता होगा वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन WTO, इसका हेडक्वार्टर है जेनेवा में, ठीक है। लेकिन इसके पहले इसका पेरेंट जो ऑर्गेनाइजेशन था उसका नाम था GATT, जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड एंड टैरिफ, उसका भी हेडक्वार्टर जेनेवा में ही था। एमनेस्टी इंटरनेशनल, इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? यह है लंदन में। एशियन डेवलपमेंट बैंक, इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? तो यह है मनीला, फिलीपींस में, ठीक है। इसी तरीके से और भी बैंक है, जैसे कि AIIB, तो इसका हेडक्वार्टर है बीजिंग में। वाशिंगटन DC में 2 बैंकों का हेडक्वार्टर है, IMF और वर्ल्ड बैंक। आसियान, आसियान का आप लोग जानते होंगे, आसियान एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस, इसका हेडक्वार्टर है जकार्ता, इंडोनेशिया में। और इंडोनेशिया ने ही अभी अपनी राजधानी बदलने का फैसला किया है, जो कि राजधानी का नया नाम है ईस्ट कालीमंतन, ठीक है। अफ्रीकन यूनियन का हेडक्वार्टर है इथियोपिया की राजधानी आदिस अबाबा में, ठीक है। नेक्स्ट फैक्ट आपको याद बता दूं मैं, NATO, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, जो कि अमेरिकन लीडिंग एक ग्रुप है, वॉर ग्रुप एक तरीके से कह सकते हैं, और ये हेडक्वार्टर कहाँ है नाटो का? ब्रुसेल्स में, बेल्जियम की राजधानी, जहाँ पे एक और हेडक्वार्टर था यूरोपीय यूनियन का। सार्क का हेडक्वार्टर कहाँ है? सार्क ये है काठमांडू, और इसका भी मेंबर भारत है, ठीक है दोस्तों। सार्क की स्थापना हुई थी 1985 में। जितने भी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन हैं और उनके जो स्थापना ईयर्स हैं जिनमें भारत इंक्लूड है, उसका बस आपको स्थापना ईयर याद रखना। जैसे आसियान की स्थापना हुई थी 1967 में, और इसकी स्थापना हुई थी सार्क की 1985 में। दोनों चीज़ें आपको ध्यान रखनी हैं। नेक्स्ट अगर आगे की बात करें तो UNEP, यूनाइटेड नेशंस इन्वायरमेंट प्रोग्राम, इसका हेडक्वार्टर है केन्या की राजधानी नैरोबी में। इंटरपोल का हेडक्वार्टर है पेरिस में, फ्रांस की राजधानी, ठीक है। नेक्स्ट थिंग जो है वर्ल्ड काउंसिल फॉर चर्चेज, इसका हेडक्वार्टर है जेनेवा में। यूरोपीय एनर्जी कमीशन, इसका भी हेडक्वार्टर है जेनेवा में, ठीक है दोस्तों। अब बहुत आप लोग जानते भी होंगे UNHCR, यूनाइटेड नेशंस कमीशन फॉर रिफ्यूजीज, जो शरणार्थी होते हैं उनका हेडक्वार्टर है जेनेवा में, ठीक है दोस्तों। इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी IAEA, जो कि एटॉमिक प्लांट को मैनेज करने का काम करती है, इसकी हेडक्वार्टर है वियना, ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना में। और यूनिडो, यूनाइटेड नेशंस इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, यूनिडो, इसका हेडक्वार्टर है वियना। तो 2 चीज़ों का हेडक्वार्टर हो गया वियना में। तो आई होप इतना काफ़ी है। रेस्ट हम लोग अगले दिन के करंट अफेयर्स में रिवीजन कर लेंगे, बट रिवीजन जरूरी है। मेरा टारगेट है कि GS का टोटल सॉल्यूशन आपको दिया जाए। साथ ही साथ जितने अलग से प्लेलिस्ट में अलग से प्रैक्टिस सेट चल रहे हैं, उन प्रैक्टिस सेट को जरूर लगाएं, और बाकी के भी प्रैक्टिस सेट आएंगे। चूँकि अब एग्जाम में बहुत ज़्यादा दिन नहीं रहा, तो थोड़ा तेज़ी लाइए, थोड़ा फुर्ती लाइए, थोड़ा दिमाग को अपने चुस्त दुरुस्त कीजिए, ठीक है। सर्वाधिक कमाई करने वाली खिलाड़ी की सूची में टॉप पर कौन है? तो इसकी सूची में है टॉप पर रोजर फेडरर, ठीक है। इसकी सूची में सेकेंड और थर्ड नंबर पे मैंने बताया था, ठीक है। थर्ड नंबर पे हैं लियोनल मेसी, बार्सिलोना क्लब के लिए खेलते हैं। और सेकेंड नंबर पे भी एक फुटबॉलर हैं, जो लोगों ने कल बहुत ध्यान से देखा होगा वो इसका आंसर बता पाएंगे। तो उस सेकेंड नंबर वाले का नाम आपको बताना है। नेक्स्ट है सर्वाधिक कमाई करने वाले में रोहित शर्मा विराट कोहली इकलौते क्रिकेटर हैं जिनका रैंक है 66वां। ये इंडिया से हैं, 66वें रैंक पे विराट कोहली इकलौते क्रिकेटर हैं। नेक्स्ट है वैश्विक परिवार दिवस कब मनाया गया? तो ये मनाया गया 1 जून को। दोस्तों चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, और ऐसे तरीके से GS को पढ़ने के लिए बाकी प्लेलिस्ट विजिट करें। सब प्लेलिस्ट की लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दी गई है। सारे वीडियोस देखें, नोट्स बनाएं, और मुझे कमेंट कर सकते हैं आपको कैसा लगा। माई लाइफ माई योगा पहल किसने शुरू किया है?
तो माई लाइफ माई योगा पहल ये शुरू किया गया है नरेंद्र मोदी के द्वारा। और डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक भी है। कल मैंने सारे पीडीएफ 1 जून तक वहाँ डाल दिए हैं, और जो भी पॉलिटी हिस्ट्री के पीडीएफ हैं सब मैं डालता रहता हूँ वनडे एग्जाम पॉइंट पे। तो वनडे एग्जाम पॉइंट को चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दें। माई लाइफ माई योगा पहल शुरू किया गया नरेंद्र मोदी के द्वारा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन मैं आपके लिए रखता हूँ जिसका आंसर आपको कमेंट करना है। फसाई फूड सेफ्टी एंड सिक्योरिटी अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ये फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ये इसके सीईओ कौन बन गए हैं? इसमें जो भी राइट आंसर है आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। साथ ही साथ जितने भी ये अलग से हैं इनके बारे में भी डिटेल आप बता सकते हैं, अदर ऑप्शन के बारे में। और लास्ट तक देखने के लिए दिल से धन्यवाद। थैंक यू सो मच। आपका दिन बहुत अच्छा हो।